हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि किस तरह डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड बी क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में डायरेक्टली एसेट अकाउंट सीखना कि किस तरह किसी भी एसेट का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, गलत होगा। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गई तो आपके लिए इस चैप्टर के अंदर किसी भी एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करना काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज आपको एग्जैक्टली रीजन पता होगा कि किसी भी एसेट अकाउंट में कौन सी चीज क्यों आ रही है और कब आ रही है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कुछ जर्नल एंट्रीज जो आपकी इस चैप्टर में काफी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री है परचेज ऑफ एसेट, कि जब आप एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो अगर आप एसेट को कैश में परचेज कर रहे हैं, जिसकी पेमेंट आप चेक से ही देते हैं यूजली, तो आपकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आप एसेट को उधार में परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप एसेट को किस फॉर्म में परचेज कर रहे हैं, कैश में या क्रेडिट में। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि आप एसेट को कैसे परचेज कर रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम एसेट को चेक के थ्रू पे करके ही खरीदेंगे। तो पहली एंट्री आपकी हो गई एसेट को परचेज करने की, विच इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन आपकी सेकंड एंट्री है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यानी आप डेप्रिसिएशन को साल के एंड में जब चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो उसकी एंट्री लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जितनी भी एंट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी हमने जनरल में सीख रखी है। यहाँ पर हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं ताकि इस चैप्टर में आपको सभी चीजें और अच्छे से समझ आए, कि जब अकाउंट को प्रिपेयर करें तो आपको एग्जैक्टली रीजन पता हो कि किसी भी एसेट अकाउंट में कौन सा अकाउंट कब आ रहा है। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड एसेट को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि आपकी एसेट रिड्यूस होगी। इसी तरह आगे देखते हैं। आपकी थर्ड एंट्री है अमाउंट रिलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। इसका मतलब है कि जब एसेट को सोल्ड करते हैं तो उसकी एंट्री करेंगे। तो जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये आपकी जस्ट अपोजिट एंट्री है जो आपने परचेज में की है। जब आप एसेट को परचेज करते हो तो आप एंट्री करते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप एसेट को सोल्ड करते हो तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। बैंक को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि बैंक का पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। एंड एसेट को इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि एसेट आपका रियल अकाउंट है, और एसेट को जब आप सोल्ड करोगे तो वो रिड्यूस होगी, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया। देन आपकी फोर्थ एंट्री होगी इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कि अगर एसेट बेचने से आपको लॉस होता है तो उसकी आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां पर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि आपके लिए लॉस है। जब हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। यहां पर हम स्टेटमेंट वर्ड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई कंपनी ही एसेट को परचेज कर रही होगी, और जब कंपनी किसी एसेट को परचेज करती है तो वहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये आपको याद रखना है। देन आपकी फिफ्थ एंट्री है इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कि अगर आपको एसेट सोल्ड करने से प्रॉफिट होता है तो आप एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जस्ट आपकी अपोजिट एंट्री है जो आपने लॉस के केस में की थी। तो ये टोटल आपकी 5 एंट्रीज हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है।
ये पांचों एंट्रीज ही पूरे चैप्टर में यूज आने वाली है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं एंट्रीज से रिलेटेड होंगे। आपको इन एंट्रीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इन एंट्रीज से ही हम एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो एसेट अकाउंट सीखने से पहले हमने एसेट से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आपके काम आने वाली है उसको डिस्कस कर लिया है। नाउ हम एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो इस अकाउंट को और बेटर सीखने के लिए हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज को डिस्कस किया। अब आपको एक एक करके पोस्टिंग करनी है जो भी आपकी एसेट अकाउंट से रिलेटेड होगी। तो देखते हैं। तो पहली एंट्री के अंदर आपने एसेट को डेबिट किया है, तो आप एसेट के डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे और नाम आपका अपोजिट अकाउंट का आएगा टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हैं तो एसेट के अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। देन आपकी सेकंड एंट्री के अंदर आप एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड एंट्री के अंदर आप एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, जिसमें आप एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्योंकि एसेट आपकी क्रेडिट हो रही है इसलिए अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप एसेट अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। देन नेक्स्ट है आपका एसेट को सोल्ड करने पर अगर आपको लॉस होता है तो जब आप एसेट को सोल्ड करते हैं तो सिचुएशन के अंदर आपका एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम आपका अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप एसेट अकाउंट में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह नेक्स्ट है आपका एसेट को सोल्ड करने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इस एंट्री के अंदर आपका एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम आएगा आपके अपोजिट अकाउंट का। तो आप एसेट अकाउंट में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टोटल आपकी पोस्टिंग थी 5 एंट्रीज की जो हमने डिस्कस करी। तो बेसिकली आपको एसेट का अकाउंट ही प्रिपेयर करना होगा जब आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एसेट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज है नंबर 1, अगर आप एसेट को परचेज करते हो तो आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अगर एसेट को आप सोल्ड करते हो तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। अगर एसेट को बेचने से आपको लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपको बेचने से प्रॉफिट होता है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपके 5 अकाउंट हैं जो आपके एसेट अकाउंट में आएंगे, जिनके रीजन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ना जब आप एसेट अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो काफी सिंपल है। आपको सिर्फ डेबिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड में से आपको क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करना है और जो भी अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। एंड देन बाय बैलेंस सीडी आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ये आपका होता है एसेट अकाउंट और इस तरह आपका एसेट अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में कई बार आपसे डेप्रिसिएशन के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। ये आपका फॉर्मेट है लेजर का। ना हम एक एक करके एंट्रीज में चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन कहां पर आ रहा है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है सेकंड एंट्री के अंदर। आप डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हो इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम विच इज टू एसेट अकाउंट। सिर्फ यही एंट्री थी जहां पर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट का यूज हो रहा है। देन आपको ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आपको ये 2 ही अकाउंट सीखने हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में। एक आपका एसेट अकाउंट प्रिपेयर होगा और एक आपका प्रिपेयर होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट।
इन अकाउंट्स के अंदर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीजें आपसे कही जाए आपको सिर्फ उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और इन अकाउंट्स में पुट करना है। इसे आप अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, एंट्रीज के साथ साथ इन अकाउंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए खुद से। एक दो बार अगर आप एंट्रीज को लिख करके याद करेंगे, इन अकाउंट्स को खुद से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एसेट अकाउंट बनाना किस तरह है। तो ये तो आपके अकाउंट हो गए कंप्लीट। नाउ जब आप एसेट को सोल्ड करते हो और उससे अगर आपको लॉस होता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखते हो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है किसी भी एसेट के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने का। आपके यहाँ पर हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब भी आप किसी एसेट को सोल्ड करोगे तो आपको इस वर्किंग नोट का यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। काफी सिंपल प्रोसीजर है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने का। आपको इस प्रोसेस को सिर्फ याद रखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट। कॉस्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को लेस करते हो तो आपका आता है बुक वैल्यू, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। और अगर आप बुक वैल्यू में से लेस करते हो सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट तो आपका आएगा प्रॉफिट और लॉस। डिपेंड करता है प्रॉफिट है या लॉस, और वो भी काफी सिंपल है। अगर बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है सेल प्राइस से तो आपके लिए लॉस होगा, और अगर आपकी बुक वैल्यू कम है सेल प्राइस से तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो ये आपका वर्किंग नोट है जो हमेशा प्रिपेयर किया जाएगा जब भी हम किसी एसेट को बेचेंगे। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। इस तरह आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड नोट्स डेप्रिसिएशन के पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। आपको इसे अच्छे से नोटबुक में लिखना है, अच्छे से याद करना है, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको एक बार में क्वेश्चन समझ आ जाए। नाउ अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डेप्रिसिएशन के, जिससे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी तरह समझ आ जाए, और साथ ही आपका फर्स्ट मेथड का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है On 1st April 2015, SH Limited purchased machinery costing 5 lakh rupees plus IGST at the rate 12%. On 1st July 2018, the machinery was sold for 2 lakh plus IGST at the rate 12%. Prepare machinery account calculating depreciation at the rate 10% per annum on original cost method. Accounts are closed on 31st March each year. तो ये आपके डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है पूरा। आई नो कि जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो इससे आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन का गिवन हो उसका आप एक रोड मैप तैयार कर लीजिए। आप शॉर्ट में सभी चीजों को एक लाइन के ऊपर लिख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना पड़े और उस लाइन के बेसिस पर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो किस तरह करेंगे उसे सीखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। नाउ हम एक एक करके जो भी डिटेल क्वेश्चन में गिवन है उसे हम इस लाइन पे पुट करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी को परचेज किया 5 लाख रुपए में, जिस पर आपने आईजीएसटी पे किया 12%। तो इसे आप लाइन पर लिखेंगे कि हमने 1 अप्रैल 2015 को एसेट को परचेज किया 5 लाख रुपए में। आईजीएसटी को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जीएसटी का कोई भी रोल नहीं है, आपको इसलिए जीएसटी को इग्नोर करना है। तो पहली चीज तो आपकी हो गई कि आपने एसेट परचेज की 5 लाख की 1 अप्रैल 2015। देन आगे लिखा है कि आपने 1 जुलाई 2018 को इस मशीनरी को सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए में, जिसपे आपने जीएसटी कलेक्ट किया होगा 12% की रेट से। तो जीएसटी को तो हमें इग्नोर करना है। मेन चीज आपकी ये है कि आपने 1 जुलाई 2018 को मशीनरी को सोल्ड किया है 2 लाख रुपए में। तो यहां पर आपको ईयर काउंट करते हुए चलना है, क्योंकि हमने खरीदी 2015 को है और बेची 2018 को है, तो इस बीच में आपके फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी आएगी। इसे आप लाइन पे लिखेंगे। सबसे पहले आपका 2015 से 2016 क्लोज होगा। अब यहाँ 31 मार्च 2016 लिखेंगे। 1 साल आपका कंप्लीट हो गया।
देन आपका सेकेंड ईयर आया 31 मार्च 2017, देन आपका थर्ड ईयर आएगा 31 मार्च 2018, एंड देन हमने इसे सोल्ड किया है 1 जुलाई 2018 को 2 लाख रुपए में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर पूरे क्वेश्चन को लिखने से आपको ये आइडिया लग गया कि हमने परचेज किया है 2015 को, फिर उसे हमने 3 साल यूज किया और उसके बाद हमने 3 महीने और यूज करके 1 जुलाई 2018 को 2 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये आपके क्वेश्चन का पूरा रोड मैप था। अब आपको क्वेश्चन को वापस रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन आपको 10% से लगाना है पर एनम, और आपको मेथड का यूज करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम। साथ ही आपको दे रखा है कि आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, जो हमने पहले ही लाइन के ऊपर लिख दिया था। नाउ पूरे क्वेश्चन का रोड में प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हम मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आपके लेजर का फॉर्मेट ही है। फॉर्मेट बनाने के बाद हम लाइन को फॉलो करते हुए हम सभी चीजें अकाउंट में पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी को परचेज किया है 5 लाख रुपए में, और हम जानते हैं कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसको आप डेबिट साइड में लिखते हैं। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2015 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 5 लाख रुपए। तो इसके बाद लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके साल का एंड आ चुका है 31 मार्च 2016, और साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में 10% की रेट गिवन थी, तो उसका यूज करके हम डेप्रिसिएशन को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। आपने एसेट को पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। यहाँ पर आपकी कॉस्ट है एसेट की 5 लाख रुपए, रेट है आपकी 10%, एंड मंथ आएंगे आपके 12, और इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000, जिससे आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आपका डेप्रिसिएशन आएगा 50,000। इस तरह आपका 1 साल कंप्लीट होता है मशीनरी अकाउंट का। नाउ अब हम साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब यहाँ पर बैलेंस सीडी से है, तो आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और बाय बैलेंस सीडी निकालने के लिए आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे। यहाँ पर आपके डेबिट साइड का टोटल है 5 लाख, क्रेडिट साइड में एक ही वैल्यू है 50,000, तो अगर आप 5 लाख में से 50,000 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगा 4,50,000, और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकला है 4,50,000, ये आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 4,50,000। इस तरह आपका मशीनरी अकाउंट का 1 साल कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन आपने सेकेंड ईयर में मशीनरी अकाउंट को फिर से 12 महीने के लिए यूज किया है, तो वापस से यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, यानी जितने में आपने एसेट को परचेज किया है हमेशा हम डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 5 लाख रुपए पर होगा। तो वापस से सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए आपका डेप्रिसिएशन आएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 12। यहाँ पर 5 लाख आपकी कॉस्ट है, 10% आपकी रेट है, और 12 मंथ्स आपने जितना यूज किया है वो पीरियड। इसको भी सॉल्व करने से आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000। इसको भी हम मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 50,000। देन अगेन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, एंड बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए हम डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे।
तो अगर आप 4,50,000 में से 50,000 को लेस करोगे तो आपका बैलेंस शीट आ जाएगा 4 लाख रुपए। और यही आपका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 4 लाख। देन आपका थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर के अंदर आपने वापस से मशीनरी को 1 साल के लिए यूज किया है, इसलिए वापस से इस एसेट पर आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 12 महीने के लिए। सेम इक्वेशन आएगी आपकी वापस से 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, जिससे आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000। इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले डेट कॉलम में 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 50,000। देन अगेन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और बाय बैलेंस सीडी निकालने का तरीका है कि आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे। तो अगर आप 4 लाख में से 50,000 को लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,50,000, एंड ये 3,50,000 आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 3,50,000। नाउ आप लाइन पर देख सकते हैं कि हमने इस एसेट को सोल्ड कर दिया है 1 जुलाई 2018 को 2 लाख रुपए में। तो यहां पर हमने मशीनरी को 3 महीने और यूज किया और उसके बाद उसे सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए में। तो सबसे पहले तो जो हमने 3 महीने के लिए मशीनरी को यूज किया है उतना आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि एसेट को बेचने तक जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आपने उस एसेट को यूज किया है उतना डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मशीनरी को बेचने से पहले, मशीनरी को बेचने के दिन तक हमने मशीनरी को 3 महीने पहले यूज किया है, तो सबसे पहले हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सेम फॉर्मूले का यूज होगा। आप 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। यहां पर हमने इस बार 3 मंथ्स लिए हैं क्योंकि आपने मशीनरी को 3 महीने यूज किया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,500। तो इसे रिकॉर्ड करते हैं। अब मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 12,500। नाउ हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिया है। अब हम जितने में एसेट को सोल्ड किया है उस अमाउंट को लिखेंगे। आपने एसेट को 2 लाख में बेचा है, और जब आप एसेट को बेचते हैं तो उसे आप एसेट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2 लाख रुपए। नाउ आपने सेलिंग प्राइस लिख दी है। अब सेलिंग प्राइस लिखने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट को प्रिपेयर करेंगे। आपकी हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जिसका हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले आप कॉस्ट लिखेंगे। तो आपकी कॉस्ट है 3,50,000, उसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो आपने अभी कैलकुलेट किया 12,500। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने से आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी विच इज 3,37,500। देन इसमें से हम लेस करेंगे सेल प्राइस विच इज 2 लाख। तो यहां आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है सेल प्राइस से, यानी आपने 3,37,500 की मशीनरी 2 लाख रुपए में बेच दी। तो यहां पर आपको मशीनरी बेचने से लॉस हुआ है विच इज 1,37,500। और क्योंकि ये आपका लॉस है इसलिए हम इसे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,37,500। इस तरह आपका मशीनरी को बेचने का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मशीन थी और उसी को आपने सोल्ड कर दिया। आपको सिंपली बस टोटल करना है।
और जब हम टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ इक्वल होने का रीजन इसलिए है क्योंकि एक ही मशीन थी और उसी को हमने बेच दिया, तो दोनों साइड्स इक्वल तो आनी थी, और दोनों साइड्स का इक्वल आएगा 3,50,000। इस तरह आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया और हमने मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन होगा, पर स्ट्रेट लाइन मेथड को पूरी तरह समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 4। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस इट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.